टैक्सबॉट इंडिया के इस नए एक्सप्लेनर में हम टैक्स के उन मुश्किल लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे। आज का ये सेशन बिगिनर से लेकर प्रोफेशनल्स तक हर किसी के काम आने वाला है। बेसिक से शुरू करके एडवांस कैलकुलेशन तक का सफर हम बहुत ही सिंपल तरीके से तय करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस टॉपिक के अंदर चलते हैं। हर महीने जब फोन पर सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज चमकता है तो चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है। लेकिन तभी नजर उस अमाउंट पर पड़ती है जो कट चुका है, यानी टीडीएस। कोई नहीं बताता कि ये क्यों कटता है और इसका असल में होता क्या है। ये एक ऐसी उलझन है जिसे हर नौकरी पेशा इंसान ने कभी ना कभी महसूस किया है। आज हम इसी उलझन को हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं, ताकि अगली बार जब सैलरी से पैसा कटे तो इसके पीछे का पूरा साइंस एकदम क्लियर हो। आज के इस विश्लेषण में हम 5 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले, इनकम टैक्स असल में है क्या। दूसरा, इसका कानूनी आधार। तीसरा, इसे खुद कैसे कैलकुलेट करें। चौथा, टैक्स से जुड़े कुछ बहुत बड़े मिथक। और अंत में सबसे अहम सवाल कि हमारा ये टैक्स का पैसा आखिर जाता कहाँ है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं कि इनकम टैक्स की असल परिभाषा क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो टैक्स सरकार को दिया जाने वाला एक अनिवार्य पेमेंट है, यानी इसे देना ही है। जरा सोचिए, जो सड़कें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जो सरकारी अस्पताल दिन रात चलते हैं, या हमारी सेना जो बॉर्डर पर देश की सुरक्षा कर रही है, इन सब का करोड़ों अरबों का खर्च कहाँ से आता है। ये सब सीधा नागरिकों द्वारा दिए गए इसी टैक्स के पैसों से फंड होता है। अब यहाँ 2 मुख्य टैक्स सिस्टम्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, जिसका मतलब है कि ये सीधा हमारी कमाई पर लगता है और इसे हम खुद सरकार को जमा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि जीएसटी, तब लगता है जब हम कोई सामान खरीदते हैं या किसी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं और ये दुकानदार के जरिए सरकार तक पहुंचता है। यानी इनकम टैक्स कमाई में सरकार का सीधा हिस्सा है। ग्लोबल लेवल पे देखें तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो का डेटा बहुत कुछ साफ कर देता है। भारत का रेशियो अभी सिर्फ 11.6% के आसपास है। अगर इसकी तुलना अमेरिका से करें जो 27% है, या जर्मनी से जो 37% है, तो ये बात एकदम क्लियर हो जाती है कि भारत में अभी टैक्स कलेक्शन का बहुत बड़ा पोटेंशियल बाकी है। यही कारण है कि सरकार नियमों को लेकर इतनी सख्त है, क्योंकि एक बहुत बड़े वर्ग का टैक्स सिस्टम के दायरे में आना अभी बाकी है। लेकिन क्या सरकार अपनी मर्जी से किसी से भी टैक्स मांग सकती है? आइए इसके कानूनी आधार को समझते हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 265 बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि कानून के अधिकार के बिना कोई भी कर ना तो लगाया जाएगा और ना ही वसूला जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरकार ऐसे ही हवा में पैसे नहीं मांग सकती। कमाई से कटने वाले हर एक रुपए के पीछे संसद में पास किया गया एक प्रॉपर ठोस कानून होता है। अगर 1922 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट से लेकर आज तक का सफ़र देखें तो फिलहाल हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 को फॉलो करते हैं। इसे आज़ाद भारत में बनाया गया था और हर साल बजट के दौरान फाइनेंस एक्ट के जरिए सरकार इसमें ज़रूरी बदलाव करती है, जैसे कि नए टैक्स स्लैब लाना। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी इस पूरी पॉलिसी को मैनेज करता है। तो ये कोई फिक्स चीज़ नहीं है, बल्कि देश की ज़रूरतों के हिसाब से लगातार अपडेट होती रहती है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, टैक्स का कैलकुलेशन खुद कैसे किया जाए। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 5 स्टेप्स का फॉर्मूला है। सबसे पहले सारी कमाई जैसे सैलरी, घर का किराया या एफडी का ब्याज, इन सब को जोड़कर ग्रॉस टोटल इनकम निकाली जाती है। फिर इसमें से सरकार द्वारा दी गई इन्वेस्टमेंट की छूट, जिसे डिडक्शन कहते हैं, उसे माइनस किया जाता है। जो अमाउंट बचता है वो हमारी टोटल इनकम होती है। इसी टोटल इनकम पर टैक्स स्लैब रेट लगता है और अंत में निकल कर आता है नेट टैक्सेबल। थ्योरी में ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, इसलिए इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से डिकोड करते हैं। मान लीजिए रमेश नाम का एक व्यक्ति है जिसकी सैलरी 8 लाख रुपए है और 20,000 रुपए उसे एफडी के इंटरेस्ट से मिलते हैं, तो उसकी ग्रॉस इनकम हुई 8.2 लाख रुपए। अब रमेश ने समझदारी दिखाते हुए एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अब उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम बची 6.7 लाख रुपए। नए नियमों के हिसाब से इस पर टैक्स बनता है करीब 14,750 रुपए। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि रमेश का टीडीएस पहले ही 12,000 रुपए कट चुका है, तो अब उसे अपनी जेब से सिर्फ बचा हुआ 2,750 रुपए ही सरकार को देना है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से यह पूरा गणित बहुत आसान हो जाता है। कैलकुलेशन समझने के बाद अब वक्त है टैक्स से जुड़े कुछ बहुत बड़े मिथकों को तोड़ने का, जो अक्सर हमें डराते हैं। सबसे पहला भ्रम,
अगर कमाई 5 लाख से कम है तो ITR फाइल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन असलियत क्या है? भले ही टैक्स देनदारी ज़ीरो हो, लेकिन अगर TDS कटा है और उसका रिफंड चाहिए, या कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया गया है, या फिर विदेश यात्रा की गई है, तो कानूनी तौर पर ITR फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। रिटर्न फाइल करना और टैक्स भरना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। दूसरा मिथक यह है कि सरकार टैक्स के नाम पर सारी कमाई ले लेती है, सीधा 30% काट लेती है। लेकिन स्लैब रेट की सच्चाई कुछ और ही है। यह सबसे ऊंचा 30% का स्लैब पूरी कमाई पर कभी नहीं लगता। यह सिर्फ उस हिस्से पर लगता है जो 15 लाख रुपए से ऊपर होता है। शुरुआती कमाई पर हमेशा कम या जीरो टैक्स ही लगता है। इसलिए इस 30% वाले डर को मन से निकाल देना ही बेहतर है। एक और बहुत आम मिथक है कि टैक्स बचाना मतलब टैक्स की चोरी करना है। यहां एक बहुत ही क्लियर लाइन खींचनी होगी। ATC या ATD जैसी सरकारी योजनाओं का इस्तेमाल करके समझदारी से टैक्स बचाना टैक्स प्लानिंग कहलाता है, जो कि 100% लीगल है। लेकिन अपनी असली कमाई को सरकार से छिपाना टैक्स एवेजन है, जो कि एक सीरियस क्राइम है। सही जानकारी के साथ अपने पैसों की प्लानिंग करना ही असली स्मार्टनेस है। और चौथा सबसे बड़ा मिथक, एक बार सैलरी से TDS कट गया तो बस बात खत्म, प्रोसेस पूरा हो गया। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। TDS असल में सिर्फ एक एडवांस पेमेंट है, एक तरह का अनुमान। इसका असली और फाइनल हिसाब तो साल के अंत में ITR फाइल करते समय होता है। अगर ज्यादा TDS कट गया है तो सरकार उसे रिफंड कर देती है, और अगर कम कटा है तो बचा हुआ हिस्सा चुकाना पड़ता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के दिमाग में आता है, आखिर ये सारा टैक्स का पैसा जाता कहाँ है? यूनियन बजट के इस एलोकेशन चार्ट को देखकर समझ आता है कि देश का खजाना कैसे बढ़ता है। मोटे तौर पर देखें तो 21% हिस्सा अलग अलग राज्यों को उनके विकास के लिए जाता है, 8% देश की रक्षा यानी डिफेंस पर खर्च होता है, 6% ग्रामीण विकास पर, और बाकी का हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ों में बढ़ जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत ही हैरान करने वाला हिस्सा भी है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। और वो हैरान करने वाली बात यह है कि टैक्स के पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो करीब 20% है, वो सिर्फ सरकार के पुराने लिए गए लोन्स का ब्याज चुकाने में चला जाता है। ये डेटा साफ दिखाता है कि देश के लिए फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा अहम है। जरा सोचिए, अगर हमारा ये राष्ट्रीय कर्ज कम हो जाए तो यही हजारों करोड़ रुपए देश की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को वर्ल्ड क्लास बनाने में खर्च हो सकते हैं। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे टैक्स के पैसों का सबसे बड़ा हिस्सा आखिर कहां खर्च होना चाहिए? अगली बार जब सैलरी से TDS कटे तो उसे देखकर परेशान होने के बजाय एक जागरूक नागरिक की तरह सोचना जरूरी है। आज हमने टैक्स के बेसिक से लेकर उसके खर्च तक की पूरी कहानी समझी। अगले एक्सप्लेनर में हम इसी टैक्स सिस्टम के 164 साल पुराने इतिहास में गोता लगाएंगे, 1860 से लेकर आज तक का सफर। तब तक के लिए इस जानकारी को अपनी फाइनेंशियल लाइफ में इस्तेमाल करें और सीखते रहें।